मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुल्क मुखालिफ नारे लगाए जाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत शुरू हो गई है। साबिक प्रोटेम स्पीकर व भोपाल हुजूर सीट से रुकन असेंबली रामेश्वर का कहना है कि मुल्क मुखालिफ बयान देने वालों को मुल्क में सख्ती से कुचल दिया जाएगा। वो लोग जो तालिबान ज़हनीत को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ हैं, उनके लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं। वहीं कांग्रेस ने रामेश्वर शर्मा के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि जहां कहीं भी मुल्क मुखालिफ नारे लगाए जाते हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई भी होना चाहिए और इस मामले की आला तहकीकी इदारों से जांच भी करवाना चाहिए। लेकिन बीजेपी की गैरत उस वक्त कहाँ चली जाती है जब उसकी ही पार्टी के लोग पाकिस्तान और ISI के लिए जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं। मुल्क मुखालिफ बयान को लेकर MP में होने वाली सियासत पर कांग्रेस और बीजेपी के लीडरान क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। एक बात कान खोलकर सबको समझ लेना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर आप जो कुछ भी है बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। भारत की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे तो कुचले जाओगे और कानून अपना शिकंजा कसेगा। हम मुल्ला और मौलवियों को आग्रह पूर्वक कह देना चाहते हैं कि नवाजे कराओ, खूब तालीम की शिक्षा दो, लेकिन बता दो कि ये देश हिंदुस्तान है। देश के अंदर माँ बाप की भी ड्यूटी है। आज मुझसे एक चैनल पर एक मुल्ला बहस कर रहे थे, मैंने उनको कहा कि माँ बाप नहीं बता सकते कि देश हिंदुस्तान है। ये देश में हिंदुस्तान की जिंदाबाद के नारा लगाना चाहिए कि पाकिस्तान का। और अगर इतना ही भोग सुख तुमको तालिबानियों से मिल रहा है तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ, कुछ दिन पाकिस्तान में रहकर तो दिखाओ। अरे ये वो देश है जो तुम्हारी बदतमीजियां सहकर भी तुमको सहारा देता है, तुमको उठाता है, तुम्हारी मदद करता है। इसलिए सुधरो, इस देश की धरती पर मर मिटने वाला अस्पाक बनो जिससे पूरा देश तुमको सलाम करे। अगर तुमने देश के खिलाफ बदतमीजियां की तो कानून का डंडा और कानून का शिकंजा दोनों कसाएगा और फिर इनको जो बचाने आएगा उन पर भी डंडा चलाया जाएगा। कि कहीं पर भी अगर देश विरोधी नारे लगे हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसको सजा दीजिए। लेकिन रामेश्वर शर्मा जी जैसे लोग जो सांप्रदायिकता की राजनीति करने के लिए ऐसे मामलों में सबसे आगे आ जाते हैं, उनका मुंह तब क्यों बंद हो जाता है जब उनकी खुद की पार्टी के पदाधिकारी ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े जाते हैं, ISI के लिए वो पकड़े जाते हैं जासूसी करते हुए, और उसके बाद आज वो जमानत के ऊपर बाहर है। उनकी जमानत के ऊपर कोई किसी ने अपील क्यों नहीं की है? ये सारे के सारे सवाल हैं जिनके जवाब रामेश्वर शर्मा साहब के पास नहीं है। अरे आप कोई ऐसी राजनीति कीजिए जिससे क्षेत्र के लोगों को फायदा हो। जनता ने आपको चुना था अपने जनप्रतिनिधि समझकर। वहां कोलार की सड़कें जो है वो खराब हो रही हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं हर तरफ। हुजूर विधानसभा क्षेत्र का हाल बदहाल हो रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है रामेश्वर शर्मा जी को। लेकिन हाँ, सांप्रदायिकता की राजनीति होगी, सबसे आगे आएंगे। ध्रुव सक्सेना के ऊपर भी आवाज उठाइए जो आपकी पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं और जो ISI की जासूसी करते पकड़े गए ISI के लिए, और साथ में इसकी भी उच्च स्तरीय जांच कराइए। क्या कहा है, किसने क्या नारे लगाए उज्जैन के अंदर। कानून अपना काम करेगा, आप राजनीति करने के लिए आगे मत आइए। राजनीति कीजिए सच्ची देशभक्ति के लिए। देशभक्ति वो होती है जब आप भेदभाव के बिना हर जगह मुद्दा उठाते हैं। ध्रुव सक्सेना पर आपकी जबान क्यों बंद हो जाती है, सबसे बड़ा सवाल है ये। महाराष्ट्र में मुसलमानों की मुंह भराई की बात बहुत की जाती है। कांग्रेस, NCP और शिवसेना भी मुसलमानों की फलाह बहबूद का दम भर रही है, लेकिन हकीकी सूरत हाल बहुत मायूस कुन है। सेकुलर होने की दावेदार इत्तेहादी हुकूमत के दौर हुकूमत में एक भी कदम ऐसा उठाया नहीं गया जिससे मुसलमानों को राहत नसीब हो सके। इसके बरक्स दलितों, पसमानदा तबकात, हत्ता के मराठा तबकात की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए करोड़ों रुपए की स्कीमों पर अमल हो रहा है। वो कैसे, देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में वजारत समाजी इंसाफ के तहत बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया गया है। 8 साल पहले कायम इस इदारे का मकसद दलित तबकात, पसमानदा तबकात की हम्माजह तरक्की को यकीनी बनाना है। इसे उर्फ आम में बार्टी कहा जाता है। बार्टी के जरिए तलबा और तालिबात और खवातीन को हुनरमंदी से लेकर आला तालीम, PhD तक के लिए माली और तकनीकी इमदाद फराहम की जाती है। इतना ही नहीं, UPSC और MPSC जैसे मसाबकती इम्तहानात की तैयारी भी करवाई जाती है और लाखों रुपए स्टाइपेंड के नाम पर दिए जाते हैं।
वाटी रियासती हुकूमत का ऐसा इदारा है जहां से एक ही छत के नीचे तमाम स्कीमों का फायदा दलित तबकात को पहुंच रहा है। ऐसा ही कुछ मामला शाहू महाराज रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी सारथी का भी है। सारथी के तहत मराठा और कुंभी समाज के अफराद को जिंदगी के हर शोबे में तालीम, तरबियत, रोजगार और मुलाजमत की राहें हमवार की जाती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में अक़लियतों, खासकर मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए ऐसा कोई इदारा नहीं है। आपने जो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, हायर एजुकेशन की स्पेशली बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों के लिए गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम नहीं है। जो कि रिसर्च कर रहे हैं बच्चे, पीएचडी, एमफिल और पीडॉक करना चाहते हैं, उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम नहीं है। ये स्कीम जैसे कि मराठा और लोगों के लिए उन्होंने दी हुई है, जैसे कि SC ST वालों के लिए उन्होंने दी है, जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लास के बच्चों के लिए दी है, वैसे मुस्लिम बच्चों के लिए उन्हें देना चाहिए। ये मुस्लिम बच्चों का हक है। महाराष्ट्र मुस्लिम स्टूडेंट्स फेलोशिप समिति के तुलबा वफ्द ने इस मामले में MIM के रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील से मुलाकात की और उन्हें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इम्तियाज जलील ने रियासत की इत्तेहादी हुकूमत की मंशा पर इस अंदाज से सवाल उठाया। जो ये मांग स्टूडेंट्स ने उठाई है वो बिल्कुल रास्त मांग है। हम भी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करेंगे कि जिस तरह बार्टी और सारथी के लिए आपने एक स्पेशल सेल खोला हुआ है, स्पेशल ऑफिस खोला हुआ है, उसी तरह माइनॉरिटी के बच्चों के लिए स्पेशली जो PhD कर रहे हैं उनके स्कॉलरशिप्स के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर जो स्कॉलरशिप दी जाती है, जो अलग अलग स्कीम्स का फ़ायदा उनको मिलना चाहिए है, तो एक ऑफिस रहा, उसके लिए एक स्पेशल कमिश्नरेट रहा, तो यकीनन इसका फ़ायदा मेरे हिसाब से माइनॉरिटी उसको होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो सरकार बैठी है अपने आप को दावा करती है कि हम सेक्युलर है करके, उसमें तो ये कुछ दिनों के बाद आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। वो वोट मांगने के आने से पहले ही अगर ये काम कर दे तो आपका भी ये हक बनेगा कि आप है तो मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं करके। महाराष्ट्र के महकमा समाजी इंसाफ के तहत रियासत में बार्टी और सारथी के नाम से जो इदारे चलाए जाते हैं उनका मकसद दलित, पसमानदा तबकात और मराठा तबकात की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाना है। अब मुस्लिम तबके से ये मांग उठ रही है कि उनके लिए भी एक ऐसा इदारा होना चाहिए, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा, ये हुकूमत की मंशा पर डिपेंड करता है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। मुल्क में मुस्लिम लीडरों को सियासी और माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए ED का इस्तेमाल गलत अंदाज में किया जा रहा है। कर्नाटक के साबिक वजीर और मौजूदा MLA ज़मीर अहमद खान ने यह संगीन इल्ज़ाम आयद किया। बेंगलुरु में ज़मीर अहमद खान ने कहा कि हाल ही में उनके घर और दफ्तरों पर ED का छापा उन्हें हिरासत करने के लिए किया गया। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज़म खान और इसी तरह रियासत में मुस्लिम लीडरों की फहरिस्त तैयार की गई है ताकि उन्हें हिरासत किया जाए और सियासी तौर पर कमज़ोर किया जाए। ज़मीर अहमद खान ने कांग्रेस के लीडरान DK शिव कुमार, सिद्धरमैया और परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी हिम्मत बांधी। समझना चाहिए, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। सिर्फ वो लोग क्या, कोई भी मुसलमान स्टेट के अंदर जो मुसलमान जो ताकतवर है उसकी ताकत ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, वही मेरे पर अमल किए। वो अभी हाल ही में ED वाले आके मेरे पर रेड करके जो है, जो ED वाले जो किए, यानी जो मुसलमान की ताकत ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ज़मीर अहमद खान गलत काम जिंदगी के अंदर नहीं करेगा और ज़मीर अहमद खान डरने वाले में से नहीं है। ज़मीर अहमद खान कुछ भी कर लो, डरने वाले में से नहीं है। हम साफ है, हमारे को मालूम है, हम उनको बराबर से जवाब देंगे। उनको जो भी स्टेट के अंदर जितने भी स्टेट है उन लोग क्या करें, पट्टी बना रहे। अभी कोई कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन पावरफुल है, उनको मुसलमान को कैसे ख़त्म करना, उसको कैसे कुछ तरीके से ख़त्म करना करके ये एक साजिश चल रही है। उन लोग की कुछ भी साजिश चलने दो, ये साजिश नाकाम होएगी। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा चाहता है, लाख भी कर ले। बेंगलुरु में एक बार फिर मलयाली मुसलमानों की मिसाली खिदमत देखने को मिल रही है। केरला मुस्लिम कल्चरल सेंटर के तहत तकरीबन 100 गरीब जोड़ों की शादियां मुनक्किद की जा रही हैं। कोरोना वबा की वजह से हर दिन 10 शादियों की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। इस कड़ी के तहत आज 10 जोड़ों का निकाह अमल में आया। 8 ग्राम सोने की लॉकेट के साथ दुल्हा दुल्हन की नई जिंदगी के लिए जरूरी साजो सामान फराहम करते हुए मुफ्त तौर पर शादियों का इंतजाम किया गया।
बेंगलुरु में रहने वाले केरला के मुसलमानों के माली ताउन से इज्तिमाई शादी का 10 रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि चंद हिंदू जोड़ों की भी शादियां इस मौके पर अंजाम दी जा रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में रियासत के साबिक वजीर रामलिंगा रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और मलयाली मुसलमानों की समाजी खिदमत की सताइश की। वो कलेक्शन करके हमें खिदमत का वो सोशल वर्क के लिए यूज़ हुआ। और अभी जो हमें केरला से आए हैं बिजनेस के लिए आए हैं, देखिए हमारा यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, 7400 मेंबर्स हैं। सब लोग हमारे लिए मंथली कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहे। तब 59 शादी किया था, 2020 में 99 शादी किया और 2021 में 98 अभी होना वाला है। आज तो 10 हो गया, 10 दिन के अंदर और डेली रिटर्न उनको 100 से 100 हो गया। बेंगलुरु में रहने वाले केरला के लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा खिदमत खल्क के लिए, समाजी कामों के लिए निकाला करते हैं। इसी आमदनी के ज़रिए यहाँ समाजी खिदमत अंजाम देते हैं। लिहाजा बेंगलुरु में गुज़िश्ता कई सालों से मलयाली मुसलमानों की मिसाली खिदमत जारी है। अब इन मलयाली तंजीम ने 100 गरीब जोड़ों का निकाह करवाने का एक खूबसूरत मंसूबा बनाया है। लिहाजा इस मंसूबे की पहली कड़ी के तहत आज 10 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया है। कैमरामैन यूसुफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। लॉकडाउन के दौरान अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज करके एक होनहार तालिबा दीक्षा शिंदे ने नासा तक रसाई की। जी हां, औरंगाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाली महज 14 साल तालिबा दीक्षा शिंदे को उनके रिसर्च पेपर ब्लैक होल एंड गार्ड के बुनियाद पर नासा का पैनलिस्ट बनाया गया है। दीक्षा पिछले 1 साल से इल्म फल्कियात की स्टडी कर रही थी। उसने 3 मरतबा अपने रिसर्च पेपर ऑनलाइन दाखिल किए। तीसरी मरतबा उसके रिसर्च को मंजूरी मिली और दीक्षा को नासा के पैनल में शामिल कर लिया गया। दीक्षा की इस कामयाबी पर अफराद ख़ानदान बहुत खुश हैं। दीक्षा की वालिदा का कहना है कि कोविड के दौर में उनकी बेटी ने अपनी जद्दोजहद से कामयाबी की राह हमवार की। फिर मैंने तीसरी बार जब भेजा था तब मैंने गॉड के एग्जिस्टेंस यानी भगवान के मतलब अस्तित्व पे प्रश्न किया था। और फिर जब मैंने वो भेजा था तब उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और मतलब उन्होंने वो बहुत इम्प्रेस हुए थे कि मैंने ये सब इतना लिखा। और फिर उनके साथ एक मीटिंग भी हुई थी और फिर उन्होंने मुझे एज अ फेलो मतलब वो एज अ पैनलिस्ट का एक रोल दिया इन नासा MSI फेलोशिप्स 2021 और मैं अभी करंटली एज अ पैनलिस्ट उधर सर्व कर रही हूँ। मेरे बच्चे के इस नासा के सफलता से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। उसने अच्छा काम किया है, कम उम्र में ये सब किया है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है। जो 2 साल से कोरोना चल रहा है और जो स्कूल बंद है, जो मोबाइल है बच्चे यूज़ कर रहे हैं, मगर मेरे बच्चे ने मतलब बहुत से पेरेंट्स बोल रहे हैं कि मोबाइल लेके बच्चे बिगड़ जाते, मगर मेरे बच्चे ने मोबाइल लेके उसका फ़ायदा उठाया। नासा से कनेक्ट हुई, उसमें थ्योरी लिखी, सबमिट की और उसमें कामयाबी भी हासिल की। एज उसकी पैनलिस्ट का उसका 1 महीना हुआ है, उसका सिलेक्शन हुआ है और उसको फर्स्ट ऑनरी में आया है। फर्स्ट ऑनरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल डिवीजन में सैलाब का कहर खत्म होने के बाद भी अवामी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही है। हुकूमत की जानिब से अभी तक सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करने और नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए मरकजी और सूबाई हुकूमत के अफसरान और वजीरों का दौरा जारी है। वहीं आरिफ मसूद फैंस क्लब ने शिवपुर में सैलाब मुतासरीन के बीच जाकर उन्हें जरूरत के सामान के साथ कंबल तकसीम का काम शुरू किया है। आरिफ मसूद फैंस क्लब के जरिए सैलाब मुतासर इलाकों में बिला लिहाज कौम मिल्लत सभी लोगों को अब भी खाना फराहम करने का काम किया जा रहा है। इस ताल्लुक से आरिफ मसूद फैंस क्लब के सदर अब्दुल नफीस कुछ इस तरह से बताते हैं। बाढ़ पीड़ितों जो कि बहुत ही उस बाढ़ से प्रभावित थे, सरकार की तरफ से कोई सामग्री आज तक वहां पर शिवपुर के अंदर बांटी नहीं गई। विधायक आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस से भोपाल से विधायक हैं, उनके दिल में मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के जहां पर भी कोई ऐसी हादसे होते हैं उनके दर्द महसूस होता है। विधायक आरिफ मसूद साहब ने अपने पास से यहाँ से 5000 कंबल पहुँचाए। उन कंबलों को शिवपुर ले जाकर के हमने घरों घर वितरण किया है, विभिन्न बस्तियों में जाकर के वितरण किया है। वहाँ पर हमने जो हालात देखे हैं वहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति है, लोगों की खाने पीने का सामान नहीं है।
साबिक वजीर और भोपाल शिमाल असेंबली सीट से एमएलए आरिफ अकील ने भोपाल के अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलात को देखते हुए आज हमीदिया अस्पताल, टीबी अस्पताल और गैस राहत अस्पताल को एम्बुलेंस का तोहफा दिया। आरिफ अकील का कहना है कि कोरोना कहर और इसके बाद भी भोपाल के अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलात को देखते हुए मकामी लोगों के जरिए बार बार एम्बुलेंस का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन हुकूमत की जानिब से अदम तवज्जुही का मुजाहरा किए जाने पर उन्होंने अभी 3 अस्पतालों को एम्बुलेंस का तोहफा दिया और आगे भी भोपाल के लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम कराने के लिए उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। आरिफ अकील ने इस मौके पर भोपाल की शिकस्ता सड़कें और आवाम की मुश्किलात के लिए शिवराज सिंह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ये एक टीबी अस्पताल के लिए, एक सीएमओ के एतराज़ के लिए और एक हमीदी अस्पताल के लिए, और मैंने इसके अलावा भी और तकरीबन 40 लाख रुपए और दिए हैं जो स्ट्रेचर और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए काम आने वाले हैं। और मैंने अभी और कहा है कि अगर इलाज के लिए कोई और सामान की ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। आपने गाड़ियाँ तो दे दी, लेकिन सवाल है कि इतनी खूबसूरत सड़कों पे गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? हम बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हैं, जो लोग रोड के नाम पे सरकार में आए थे उनको कई लेटर लिखे हमने। अभी हमने अपने ऑफिस में 4 दिन पहले भी उनको लेटर लिखा कि आदरणीय ये लेटर है वो कि आदरणीय ये रोड ख़राब है, इनको भरवाई बनवा दीजिए। और मतलब एक तरीके से ऐसा मालूम होता है गड्ढों में चलना है, हम सड़कों पे है ही नहीं, सड़क है ही नहीं, नाम ढूंढना पड़ती है कि सड़क कहाँ है। और मुख्यमंत्री जी ने सीपीए के लिए तो फैसला कर दिया, लेकिन असली जिम्मेदार तो नगर निगम भोपाल और पीडब्ल्यूडी है। ज़्यादातर रोड तो भोपाल के, पुराने भोपाल के उनके पास हैं। यूपी समेत मुल्क के कई दूसरे सूबों में वहां की रियासती हुकूमतों ने अब कोरोना गाइडलाइन की पाबंदी के साथ स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है, लेकिन हुकूमतों के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने अभी स्कूलों में ऑफलाइन तालीम के सिलसिले को शुरू न करने का हुकूमत से मुतालबा किया। यूएमएफ के जिम्मेदारान का कहना है कि तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में बगैर वैक्सीनेशन के बच्चों को स्कूल में जमा करना खतरे से खाली नहीं है। यूएमएफ ने स्कूल फीस के मसले को लेकर भी हुकूमत से बच्चों के वालिदैन और स्कूलों को रियायत देने का मुतालबा किया है। तक भी बच्चों के लिए वैक्सीन गवर्नमेंट ने शुरू नहीं की है, अभी ट्रायल चल रहा है उसका। और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, यानी बड़ों को भी आपने वैक्सीन लगा दी है, वैक्सीन के लिए आप पूरी तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं, फिर ये कौन सा मजाक है कि बच्चों के लिए आप करें, आप स्कूल आ जाइए बिना वैक्सीन के। भारत की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से इस बात की डिमांड की है कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं हो जाए, बच्चे पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हो जाए, जब तक स्कूल ना खुले, और साथ साथ जब तक फीस का जो मामला है जब तक ना ली जाए, जब तक कि पूरी तरह से माहौल नॉर्मल ना हो जाए, और उस वक्त तक के लिए सरकार ये जिम्मेदारी ले कि स्कूलों के अखराजात पूरे करे और उन पेरेंट्स के ब्याह पर या तो फीस दे उन बच्चों, उन स्कूलों को, या उन फीसों को माफ करे। टोक्यो ओलंपिक्स में वुमेन हॉकी टीम की शानदार कारकर्दगी के एतराफ में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने टीम की 2 खातून मेंबर निशा वारसी और गुरजीत कौर का शानदार इस्तकबाल किया। निशा वारसी और गुरजीत कौर के इलाहाबाद पहुंचने पर शहर के खिलाड़ियों और नौजवानों की तरफ से उनका पुरजोश खैर मकदम किया गया। एनसीआर हेडक्वार्टर में मुनक्किद होने वाले एक बावकार तहनीती जलसे में दोनों खातून खिलाड़ियों को मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा गया। एनसीआर हेडक्वार्टर में रेलवे और शहर इलाहाबाद की जानिब से निशा वारसी और गुरजीत कौर की गुलपोशी की गई और उनको तहनीती असनाद से नवाजा गया। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अपनी खिदमात सरंजाम देने वाली निशा वारसी और गुरजीत कौर ने इंडियन रेलवे का शुक्रिया अदा किया। खातून खिलाड़ियों ने कहा कि इंडियन रेलवे ने टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी खेलने का मौका देकर उनकी गैर मामूली हौसला अफजाई की है। तहनीती जलसे का अहतमाम करने वाले नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने इस मौके पर ऐलान किया कि वो एनसीआर से मुंसलिक हॉकी की खातून खिलाड़ियों को आलमी सतह पर प्रमोट करने का काम करेगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जीएम सर ने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा वेलकम किया है जीएम सर ने, जो कि हमें अभी पता चला है कि उनको सिर्फ 20 डेज हुए हैं यहाँ आए हुए को। इतना अच्छा वेलकम उन्होंने किया, उसके लिए उनको थैंक्स। और ओवरऑल पूरे एनसीआर को थैंक्स कि उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, इतना मान सम्मान दिया है। और रही आगे की तैयारी की बात, तो हमने शायद यहाँ पर पहुँच हमें अब फील हो रहा है कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया है, तो उससे ज़्यादा अच्छा काम करना है। नेक्स्ट टाइम हमें मेडल लेके आना है। नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स आने
आने वाली है उसकी तैयारी करेंगे जब भी हमारा कैंप लगेगा। तो अभी थोड़ा ब्रेक हो रखा है। तो दूसरा है कि वुमेंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि वो उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो अपना बढ़ चढ़ के खेलना चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट में उनके डिपार्टमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए। और जैसे रेलवेज़ है, लड़कियों के लिए रेलवेज़ है और रेलवेज़ बहुत हेल्प कर रहा है। हर हिंदुस्तानी को हमारे इन दोनों प्लेयर्स पर ज़बरदस्त गर्व है और हमको और ज़्यादा है क्योंकि वो हमारे परिवार से हैं। एनसीआर परिवार के दोनों सदस्य होने के कारण, भारतीय रेल का सदस्य होने के कारण एनसीआर को, भारतीय रेल को इन पर बहुत गर्व है और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि हमारे और भी बच्चे और अच्छे रिजल्ट्स लाएं। शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खान की आज बरसी है। बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई की दिलकश आवाज से लाखों दिलों में हुक्मरानी की और आज भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। शहनाई नवाज बिस्मिल्लाह खान की पैदाइश 21 मार्च 1916 को बिहार के बक्सर जिले के डुमरा गांव में हुई थी और 21 अगस्त 2006 को बनारस में इंतकाल हुआ। बिस्मिल्लाह खान ने सन 1947 में लाल किले पर शहनाई बजाकर आजादी का इस्तकबाल किया था। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उस्ताद कहा था। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के अलावा बेशुमार एजाजात से नवाजा जा चुका है। तहम वक्त की जरूरत है कि बिस्मिल्लाह खान की यादों और फन से मुतल्लिक चीजों को एक म्यूजियम में महफूज रखा जाए ताकि आने वाली नस्लें बिस्मिल्लाह खान और उनके फन को जान सकें।